जैसे बचपन की दोस्ती, माँ का प्यार, सुकून भरी नींद, खुशियां बेशुमार। बाकी सबके लिए फोटो कार्ड है ना। जो दिखता है वही बिकता है भैया। आज ही डाउनलोड करें फोटो कार्ड ऐप प्ले स्टोर पर जाकर। फोटो कार्ड, इंडिया की डिजिटल हार्ट, जोड़े आपको आपके ही शहर से। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? मैं जुड़ता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि रोजाना मॉर्निंग में आपसे जुड़ूं और बातें करें, कुछ बिजनेस की, कुछ पर्सनल लाइफ की और कुछ फाइनेंस की, कुछ वेल्थ मैनेजमेंट की। सभी कुछ जरूरी है अपनी लाइफ पे। एक होलिस्टिक अप्रोच अपन लेके चलेंगे तभी जाके हम पॉसिबल और एक संभव, एक ऐसी लाइफ, एक सक्सेसफुल लाइफ हम जी पाएंगे। आज मैं बात करूंगा कुछ फाइनेंशियल टर्म्स की, ऐसे टर्म्स जिन्हें हमें जानना बहुत जरूरी है। वो अपना पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट हमें करना है या हमारे बिजनेस का, हमारे करियर लाइफ में जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंट है उसको हमें मैनेज करना है। देखिए, आपने बेशक आपने कोई अकाउंटेंट आपने रख रखा होगा, आपका सीए जो है वो आपका पूरा अकाउंट संभाल रहा होगा, लेकिन आपको भी इन टर्म्स को जानना बहुत जरूरी है जिससे आप भी कम से कम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड कर सके। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। दूसरा, सबसे बेस्ट जो आपके पैसे की केयर जो कर सकता है वो सबसे बेस्ट आप खुद कर सकते हैं। तो आपको अपने वेल्थ की, अपने पैसे की केयर करनी होगी, देन ओनली आप एक अच्छा एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम की स्टेज पर ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा मैं हमेशा बात करता हूँ वेल्थ की, वेल्थ मैनेजमेंट की, अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम लेने की। वो चाहे आप अपने इनकम से, जो भी इनकम का सोर्स आपका है, चाहे वो आपका बिजनेस है या वो आपका किसी भी प्रकार का कोई आपका जॉब है, लेकिन आपको फाइनेंशियल फ्रीडम एक्वायर करनी है और जल्दी ही। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप जिस एज में हैं उस एज में आप अर्ली रिटायरमेंट की सोचिए। अब यहाँ पर जब अर्ली रिटायरमेंट की बात आती है तो कई बार लोग कहते हैं कि भाई अर्ली रिटायरमेंट का मतलब है कि फिर बाद में हम क्या करें, बैठे रहें। नहीं, आपको बैठना नहीं है, लेकिन उसके बाद में आपके पास चॉइस रहेगी कि भाई आपको आगे वर्क करना है नहीं करना। तो दोस्तों, फाइनेंस को समझना बहुत जरूरी है, मनी को समझना बहुत जरूरी है, मनी कैसे काम करती है इसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो आज चलते हैं, हम बात करते हैं कुछ फाइनेंशियल टर्म्स की, वो कैसे काम करते हैं और उनको समझना और उनका थोड़ा सा ब्रीफ में एक बार आपको बताने की कोशिश करूँ। तो सबसे पहला जो इसमें वर्ड है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट ये क्या होता है? देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट को मैंने पहले भी कई मेरे वीडियोस में बताया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज एर्थ वंडर। जो आइंस्टाइन ने कहा है, ये एर्थ वंडर है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अपना वेल्थ का जो रेज होता है, जो राइज होता है, वो इट इज लाइक एक्सपोनेंशियल। जैसे शुरू में आपको लगेगा कि यार कुछ नहीं बढ़ रहा है, वो इस तरह से एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। और इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है वॉरेन बफेट का, जो मैंने बताया कि उन्होंने बहुत अर्ली एज में सेविंग शुरू की, इन्वेस्टमेंट शुरू किया और आज उनका जो नेटवर्थ है वो सब, कई सारे जो इन्वेस्टर है उनसे बहुत ज्यादा है। क्यों है ज्यादा? हालांकि उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उनको मिल रहा है उनकी सेविंग पर वो बहुत कम है और उनसे, लेकिन फिर भी उनका नेटवर्थ ज्यादा है क्योंकि उन्होंने बहुत अर्ली एज में जो है वो सेविंग शुरू की। तो दोस्तों, आपको भी ये करना है। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो आप ये समझिए कि एक तरह से जो इनिशियल प्रिंसिपल होता है उसमें जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, उसमें उस प्रिंसिपल के साथ में जो एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट है जो पिछले पीरियड्स का, वो भी उसमें इंक्लूड होता है। यानी कि जिस प्रिंसिपल अमाउंट पे आपको जो पिछले साल जो इंटरेस्ट मिला है, अब जो नेक्स्ट जो इंटरेस्ट जो ऐड होगा वो आपको प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट पर और नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ऐड होगा। तो इस तरह से ये कंपाउंड होकर चलता है। तो ये डोमिनो इफेक्ट होता है, धीरे धीरे ये बढ़ता है और ये एक्सपोनेंशियली राइज होता है। ये लीनियर राइज नहीं होता, ये एक्सपोनेंशियल राइज होता है। तो ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है जो काफी सुनने में आती है वो है सिविल स्कोर की। देखिए, जब कभी बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए या किसी प्रकार का, तो वहां पर आप सिविल स्कोर के बारे में जरूर आपने सुना होगा। सिविल स्कोर क्या है? सिविल स्कोर इज क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड। एक सिविल एक सोसाइटी है जो कि आरबीआई की एक ऑथराइज्ड सोसाइटी है और यह आपकी क्रेडिट कैपेसिटी कि आप क्रेडिट ले सकते हैं, उसकी कैपेसिटी जो है वो उसका एक स्कोर होता है 3 डिजिट्स का। और वो रेटिंग जो होती है उसके अकॉर्डिंग जो है बैंक आपको लोन देने के लिए और तैयार होती है। तो हमेशा अपना सिविल स्कोर जो है वो अच्छा रखिए जिससे कि आपको बैंक जो है वो तुरंत लोन देने को तैयार हो। नेक्स्ट आता है डिविडेंड। व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम ऑफ द कंपनीज अर्निंग टू ए क्लास ऑफ इट्स शेयर होल्डर। जैसे किसी कंपनी के जो शेयर होल्डर है उनको जब कंपनी कुछ अर्न करती है तो उसका कुछ शेयर जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट होता है।
दैट इज डिविडेंड। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जिनमें हमने जिनके स्टॉक्स हमने ले रखे हैं, शेयर उनके ले रखे हैं, तो आपने देखा होगा कि आपके अकाउंट में डिविडेंड जो है वो क्रेडिट होता है। तो ये एक बड़ी कंपनियों की पॉलिसी होती है और ये जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो इसको डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। ये क्या होता है? ये एक तरह से आपकी इनकम को रिप्लेस करता है। ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन इंडिविजुअल एंड इंश्योरेंस प्रोवाइडर, दोनों की जो कॉन्ट्रैक्ट है। और इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा कि इंश्योरेंस कंपनी आपको एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देगी, एक सिक्योरिटी देगी ये, और उसके बदले में वो पॉलिसी होल्डर से क्या एक मंथली एक फीस लेगी, ईयरली या मंथली एक फीस लेगी जिसको प्रीमियम बोलते हैं, और उसके बदले एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको दी जाती है। कुछ मिस हैपनिंग पर, कई बार टर्म लाइफ इंश्योरेंस जो है वो एक मिस हैपनिंग या आपके एक बार ऐसी मिस हैपनिंग जिसमें आपकी लाइफ लॉस हो जाती है, ऐसे में उस तरह का जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आपको जो अमाउंट, जिस अमाउंट का प्रीमियम आप पे कर रहे हैं वो अमाउंट का फुल भुगतान आपको किया जाता है। तो ये है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। ये हमेशा ये याद रखिए, टर्म लाइफ इंश्योरेंस हमेशा हमको हमारे जो अर्निंग वाला जो मेंबर है हमारी फैमिली में उसके लिए ये बहुत जरूरी है। सभी के लिए जरूरी नहीं है, जो अर्निंग वाला मेंबर है उसके लिए बहुत जरूरी है। और टर्म लाइफ इंश्योरेंस हमेशा आप जो अर्न कर रहे हैं उसका 20 गुना कम से कम कवरेज आपको होना चाहिए। जैसे कि आप 1 लाख रुपए महीना कवरेज आपका है, आपका अर्न कर रहे हैं, तो आपका जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस है वो 20 लाख का पैकेज आपका है। ये इस तरह का एक इसका पॉलिसी। देन इन्फ्लेशन। व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन इज द डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। यानी कि आज जो आपका 1 लाख रुपए आपका बैंक में है या सेविंग में है, उससे 1 लाख रुपए की जो परचेजिंग पावर है साल भर बाद अगर 7% का इन्फ्लेशन है तो वो 93,000 रुपए की उसकी वैल्यू रह जाएगी। यानी कि वो 93,000 का प्रोडक्ट परचेज कर पाएगा, सर्विसेज परचेज कर पाएगा। दैट इज इन्फ्लेशन। तो ये क्यों होता है? क्योंकि प्राइस और जो सर्विसेज है उनमें इंक्रीज होता है, उनकी रेट में इंक्रीज होता है, तो इसलिए आपकी परचेजिंग पावर जो है आपके पैसे की वो कम हो जाती है। तो हमेशा जब हम सेविंग करते हैं, किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें हमें इन्फ्लेशन को भी ध्यान रखना होता है कि जहाँ पर हम सेविंग कर रहे हैं, जहाँ पर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, वो इंटरेस्ट हमें इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब ये जो जितने बॉन्ड्स हैं, डेट है, जो सिक्योर्ड जो जिस तरह के फंड होते हैं, उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको मिलता है, रिटर्न मिलता है, वो कई बार 7%, 6% मिलता है। एफडी पर 6% बैंक देती है। तो हमें देखना होगा कि 7% का इन्फ्लेशन है, 6% हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपका पैसा एक तरह से डेप्रिसिएशन उसका हो रहा है, उसमें किसी प्रकार का आपको अर्न नहीं हो रहा है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना जरूरी होता है। देन आता है बॉन्ड्स। क्या होते हैं? बॉन्ड्स एक तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कि पैसा कलेक्ट करने का एक जरिया होता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए। तो ये बॉन्ड जारी करते हैं जिसमें एक फिक्स रेट इंटरेस्ट होती है और एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, उसके लिए बॉन्ड जारी होते हैं। और ये एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट में आता है जिसमें कि एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है। दैट इज बॉन्ड। देन कैपिटल गेन और लॉस क्या होता है? देखिए, किसी प्रकार का एसेट्स जैसे कि स्टॉक्स है, बॉन्ड्स है, रियल एस्टेट है, ये जब हम खरीदते हैं तो इनका वैल्यूएशन या तो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा टाइम के हिसाब से। तो अगर इनका वैल्यूएशन जब इंक्रीज होता है तो हम उसको कहते हैं कैपिटल गेन, और अगर वैल्यूएशन डिक्रीज होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल लॉस। अब इसका एक्चुअल जो रियलाइज्ड जो कैपिटल गेन और लॉस होगा वो क्या होगा? जब हम इसको बेचेंगे उसको बोलेंगे रियलाइज्ड। ठीक है ना? बुक्स में जो दर्ज होता है दैट इज अनरियलाइज्ड। भाई बुक्स में दर्ज हुआ, जैसे आपके आज कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी, उसकी वैल्यू है 5 लाख रुपए, ठीक है, 1 साल बाद उसकी वैल्यू हो जाती है 5,20,000 रुपए। तो आपका जो अनरियलाइज्ड कैपिटल गेन हुआ वो हुआ 20,000 रुपए, ठीक है। लेकिन अगर उसको आप सेल करते हैं और वो 20,000 रुपए जो आपका है वो आपका रियलाइज्ड कैपिटल गेन हुआ और उस पर आपका टैक्स लगे। तो ये टैक्स कब लगता है? जब आपको सेलिंग और बाइंग आप करेंगे तब टैक्स लगता है, ठीक है ना? ये है। देन असेट्स एलोकेशन क्या होता है? देखिए, जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इसमें एसेट्स एलोकेशन का बहुत जरूरी है कि आपका जो है बैलेंस्ड एक अप्रोच लेके चलना पड़ेगा कि आपको कितना डेट में लगाना है, क्रिप्टो करेंसी में कितना लगाना है, इक्विटी में कितना लगाना है, म्यूचुअल फंड में कितना लगाना है, बॉन्ड में कितना लगाना है, रियल एस्टेट में कितना लगाना है, ये सब आपको एक एलोकेट करना पड़ेगा। और दिस इज अकॉर्डिंग टू द रिस्क एपिटाइट। जो आपकी रिस्क एपिटाइट है उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि आपकी रिस्क एपिटाइट क्या है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं, अच्छी रिस्क ले सकते हैं, तो आप इक्विटी पर जाइए। इक्विटी में बाकी काफी अच्छा रिटर्न मिलता है, लेकिन वोलेटाइल मार्केट होता है, कई बार जो है आपको रिस्क भी आपको उठानी पड़ती है ना। और अगर आप रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते, जाकि आपकी एज इतनी है कि आप रिस्क नहीं ले सकते, आप रिटायरमेंट की एज तक पहुंचने वाले हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ज्यादा जो पैसा लगाना होगा वो ब्रेक में, ऐसे फंड में लगाना होगा जहां पर कि आपको एक निश्चित आपको एक इंटरेस्ट रेट आपको मिले। तो ये आपको एक एसेट्स एलोकेशन में परसेंटेज वाइज आपको रेशो जो है वो डिसाइड करना पड़ता है। इसमें आपका फाइनेंशियल जो एडवाइजर है वो बहुत आपकी मदद करेगा। आप जरूर उनकी आप सलाह ले सकते हैं।
देन आता है नेटवर्थ। नेटवर्थ क्या होता है? देखिए नेटवर्थ जो होता है वो होता है असेट्स माइनस लायबिलिटी। जितनी भी आपकी असेट्स है और जितनी भी आपकी लायबिलिटी है उनका जो वो है, जो उनका नेट जो है वो वैल्यू है, वो आपकी नेटवर्थ। अब असेट्स में क्या आ सकता है? देखिए असेट्स में सारी आपकी सेविंग्स है, आपका जितनी भी आपके प्रॉपर्टीज है वो है, आपकी कार, आपके जितने वैल्यूएबल्स हैं, गोल्ड है ना, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सब कुछ में आएगा, एसेट्स में आएगा। लायबिलिटी में क्या आएगा? लायबिलिटी में आएगा आपकी लोन, जो आपको ईएमआई पे करनी है, आपके क्रेडिट कार्ड में जो आपका बकाया है ना, ये सब आपकी लायबिलिटी होगी, ठीक है ना। तो हमको असेट्स को लायबिलिटी में से घटा के और जो हमारा निकलेगा वो आएगा नेटवर्थ। देखिए तो नेटवर्थ और वेल्थ और यही डिफरेंस होता है। जो वेल्थ और इनकम में क्या डिफरेंस होता है? इनकम और जो हम इनकम वो है जो हम उसका क्या करना है, हमें हम उसको खर्च करेंगे या नहीं करेंगे, ये डिपेंड करता है। जो इनकम हम खर्च नहीं करते वो है आपकी वेल्थ, वो आपकी नेटवर्थ बनाती है। जो इनकम हम खर्च नहीं करते, ठीक है। अब 5 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं और 5 लाख रुपए अपनी लाइफ स्टाइल पे और उसमें जो आप पूरा खर्च कर देते हैं, तो जो आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट क्रिएटिंग वेल्थ, ठीक है ना। ये आप यू विल लुक रिच, आप रिच लगोगे बिकॉज आपकी लाइफ स्टाइल जो है वो लग्जरियस लगेगी, लेकिन यू आर नॉट वेल्दी। आप अपने आप को वेल्दी नहीं कह सकते, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। देन आता है रीबैलेंसिंग। रीबैलेंसिंग क्या होता है? देखिए आजकल पोर्टफोलियो में ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हो गई है कि आप पोर्टफोलियो में एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलते हैं। भाई इतना मेरे को स्टॉक में लगाना है पैसा, इतना मेरे को म्यूचुअल फंड में लगाना है, इतना मेरे को बॉन्ड में लगाना है, इतना मेरे को डेट में लगाना है। अब ऐसी सिचुएशन में कभी क्या होता है कि जब मार्केट बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं होता है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि हम स्टॉक में और पैसा लगाना कम कर देते हैं। हमने दूसरे उसमें एसेट्स में पैसा लगाना शुरू कर दिया। अब एक टाइम पे ऐसा है कि मार्केट फेवरेबल हो गया, तो आपको फिर दोबारा उसको रीबैलेंस करना पड़ेगा और वापस आपको स्टॉक में पैसा लगाना पड़ेगा। तो ये जो तरीका होता है ये है आपका रीबैलेंसिंग का तरीका। दोस्तों फिर आता है अमोर्टाइजेशन। ये एक और एक एडिशनल टर्म जो है वो एक बोनस के रूप में मैं आपको दे रहा हूँ। अमोर्टाइजेशन क्या होता है? देखिए 2 वर्ड होते हैं, एक होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपके जो फिक्स असेट्स होते हैं उस पर आपका जो ईयरली जो उसका वैल्यू जो घटती है, दैट इज डेप्रिसिएशन। अमोर्टाइजेशन क्या होता है? ये ऐसा है जो आपने लोन ले रखा है, वो लोन का जो अमाउंट है वो ड्यू जो है आपका, जो आपको देना है, वो आपका एक रिड्यूस ओवर टाइम, एक टाइम पीरियड के साथ साथ वो रिड्यूस हो जाता है। क्यों रिड्यूस होता है? देखिए जो आप ईएमआई पे करते हैं उस ईएमआई में शुरुआत में क्या होता है, जो हायर प्रोपोर्शन होता है वो तो होता है इंटरेस्ट का जो आप पे करते हैं, और लो प्रोपोर्शन होता है वो होता है उसका प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है ना। जैसे जैसे आपकी ईएमआई ईयरली बढ़ती जाती है तो जो हायर प्रोपोर्शन होता है वो हायर प्रोपोर्शन किसका हो जाएगा? आपके प्रिंसिपल अमाउंट का हो जाएगा। तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट का जब हायर प्रोपोर्शन हो जाएगा तो एक तरह से आपका जो लोन जो है वो उसका अमाउंट जो है वो ड्यू जो अमाउंट है वो आपका घटता चला है ना, वो काफी तेजी से घटता चला जाता है जो लास्ट जो ईएमआई की जो ईयर्स होते हैं उसमें। तो इस तरह से इसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। ये एक्चुअली जो टैक्स कैलकुलेशन करते हैं उसमें ये टर्मिनोलॉजी काम आती है जो आपको टैक्स बेनिफिट आपको देती है। तो दोस्तों ये थी बातें। बाकी मैं बात करता हूँ फोटोकार्ट मार्केट प्लेस ऐप की। और आप किसी प्रकार का प्रोडक्ट सेलिंग का काम करते हैं, किसी प्रकार की आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, होम सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं, तो आप जरूर इस मार्केट प्लेस ऐप से जुड़िए। ऑल ओवर इंडिया में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बहुत अच्छे लोग इससे जुड़ रहे हैं, लोग इसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, लोग इसमें क्वेरीज आती है हमारे पास में कैसे इसको यूज करें। हम उनको पूरा सपोर्ट जो है वो 24/7 हम अवेलेबल कराते हैं। अब तो इसका बहुत ही अच्छा इसका एडमिन लेवल पर, जो बैकएंड लेवल पर बहुत अच्छा इसका सपोर्ट डेवलप हो चुका है, सीआरएम डेवलप हो चुका है, जिसमें कि कस्टमर को कॉल किया जा रहा है, उनको वेलकम कॉल किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है, इसके फीचर्स के बारे में बताया जा रहा है, और इसमें जितने भी फीचर्स हैं उनको आप प्रॉपर यूटिलाइज कर सकें, उसकी पूरी इफेक्टिवली आप इसको यूज कर सकें, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है। तो जरूर आप इससे जुड़े। दूसरा, अगर आप बायर हैं तो डेफिनेटली इससे आप जुड़े, क्योंकि अब इसमें सेलर ने अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग करना शुरू कर दिए हैं और इसमें आपको आपके शहर में आपके मनपसंद का प्रोडक्ट आपको मिल सकता है। तो आप एज ए बायर जुड़े और आप एनकरेज करें आपके शहर के सेलर्स को कि वो भी इससे जुड़े, जिससे कि ये लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा देगा, आपकी लोकल डिमांड सप्लाई की जो चेन है उसको बढ़ावा देगा। और यही हमारा मोटो, इसी मोटो के तहत हम चलते हैं। तो आप भी इसमें भागीदार बने। सेल्फ रिलायंट इंडिया में, आत्मनिर्भर भारत की जो तरफ जो है ये हमारा कदम है, इसमें आप भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, डेफिनेटली ये सक्सेस हो। थैंक यू, जय हिंद।